हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटलोपोरफायरिन स्टार्ट किए थे। अब देखो मेटलोपोरफायरिन के बारे में मैंने आपको बताया था। पोरफिरिन जो है एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसके अंदर जो है बेसिकली 4 पायरोल रिंग्स अटैच होती हैं। और पोरफायरिन हम किसको कहेंगे कि पोरफिन रिंग पे क्या हो, ये जो पूरा का पूरी मैक्रोसाइक्लिक रिंग है इस पे हाइड्रोजन की जगह कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा उसको हम बोल देते हैं पोरफायरिन। सेंटर में मेटल प्रेजेंट है तो उसको बोल देते हैं मेटलोपोरफायरिन्स। बेसिकली ये जो पोरफायरिन रिंग है इसमें क्या होगा, जो 4 पायरोल रिंग्स हैं इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। बाकी ये जॉइन वैसे ही होगी मीथेन बेसिस के थ्रू। ओके, तो अब देखते हैं मेटलोपोरफायरिन्स। जैसे ये देखो, सबसे पहले ये वाली देखो फर्स्ट वाली, इस केस में क्या है हमारे पास सेंटर में जो है मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट है इसमें वही 4 पायरोल रिंग्स हैं आपस में मीथेन ब्रिजेस के थ्रू अटैच है। बट इसमें क्या है हाइड्रोजन की जगह जो है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है रिंग पे। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे इथाइल लगा है। सिमिलर वे में यहाँ पे इथीन ग्रुप लगा है, यहाँ पे मिथाइल लगा है। तो अगर हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाए तो हम उसको बोल देते हैं पोरफायरिन रिंग। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल जो है हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स होता है पोरफायरिन का। और मेनली जो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो कहाँ पे है, फोटोसिंथेसिस में। छोटे क्लासेस में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं, CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल का जो है ये स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्लोरोफिल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसमें जो वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हो क्या रहा है बेसिकली इस रिएक्शन में CO2 एंड वाटर कंबाइन होकर जो है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। और इस रिएक्शन को फैसिलिटेट कौन करेगी, क्लोरोफिल। ओके, तो ये हमारे पास जो है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल बेसिकली है कि मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है पोरफायरिन रिंग का। ओके, सिमिलर वे में अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पे भी जो सिस्टम है पोरफायरिन सिस्टम है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। और सेंटर में कौन सा आइटम प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है सेंटर में। और ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं हम हीम ग्रुप। आयरन होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम था इसलिए क्लोरोफिल था, और सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट थे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होंगे। सेंटर में जो है हमारे पास मेटल जो प्रेजेंट है मेटलोपोरफायरिन में वो है आयरन। ये है हीम ग्रुप जो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में जो है प्रेजेंट होते हैं। अभी इसके बारे में जो है हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो अब जो है हमें क्लोरोफिल तो हमने यहाँ से देख लिया, अब हमें जो है आयरन पोरफायरिन पढ़ना है। आयरन पोरफायरिन, बेसिकली आयरन पोरफायरिन सिस्टम जो है दो में प्रेजेंट होता है। एक तो हीमोग्लोबिन, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे HB, एंड सेकेंड वन इज मायोग्लोबिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MB। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन बेसिकली जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका रेस्पिरेशन में। देखो रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी काइंड का ऑर्गेनिज्म है उसको जो है सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बनती है, बेसिकली अलग अलग प्रोटॉन्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की और फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करने की। इन प्रोटीन्स को, ऐसे प्रोटीन्स जो ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीजन कैरियर्स। जैसे गुड्स कैरियर होते हैं, मतलब कि जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने का काम करते हैं। सिमिलर वे में ऑक्सीजन कैरियर मतलब कि जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेंगे और फिर एक प्लेस से जो है दूसरे प्लेस पे मूव कराएंगे। उसमें जो मेनली जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन कैरियर्स हैं वो हैं हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। दोनों ही क्या है, आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करेंगे और ऑक्सीजन को जो है स्टोर करके रखेंगे जब इसकी ज़रूरत होगी। बेसिकली मायोग्लोबिन जो होता है एक स्मॉल इंट्रासेलुलर प्रोटीन है। मायोग्लोबिन इट इज़ अ स्मॉल इंट्रासेलुलर प्रोटीन। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 17,000। ओके, और जो हीमोग्लोबिन है हमारे पास वो है लार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन। एंड इसका जो वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट वो है 64,500। देखो इससे कितना ज़्यादा वेट इसका लार्ज है, इसीलिए हमने इसको मायोग्लोबिन को बोला स्मॉल इंट्रासेलुलर प्रोटीन और जो हीमोग्लोबिन है इसको बोला लार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन। बेसिक जो फंक्शन है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का वो क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, हीमोग्लोबिन जो है इसको ऑक्सीजन को पिक करता है लंग से।
हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को पिक करेगा लंग से और इसको जो है कंप्लीट बॉडी पार्ट में जो है फिर डिलीवर कर देगा जहाँ जहाँ पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा हीमोग्लोबिन से मसल्स में और उसको जो है स्टोर करके रखेगा, मतलब कि जब भी उसकी रिक्वायरमेंट है किसी भी एनर्जेटिक प्रोसेस के लिए तब ये जो है उसको प्रोवाइड कराएगा। और हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के एक ऑक्सीजन कैरियर है, इसकी टेंडेंसी है ये ऑक्सीजन को अपने बाएं साथ बाइंड करके लेके जाएगा लंग्स से और पूरी की पूरी बॉडी पार्ट में जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देगा तो उसके बाद इसको बोल देंगे हम डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। एक होता है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन क्या है, जो इसने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड किया हुआ है, लंग से बाइंड करके चलेगा, पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करने के बाद ऑक्सीजन सारी से रिमूव होगी तो अब वो क्या बन जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड। डी का मतलब होता है रिमूवल, कि इसमें से जो है ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। डी ऑक्सो हीमोग्लोबिन जो होगा इसमें कुछ अमीनो एसिड्स ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, CO2 जो है बॉडी में ऑक्सीजन को तो रिलीज कर देगा और जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और CO2 को जो है वापस लंग्स में जो है ट्रांसफ़र कर देगा। हम पढ़ते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, हम CO2 को एक्सहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो हमने ऑक्सीजन को जो इनहेल की वो लंग्स में गई, फिर लंग्स से किया है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और कंप्लीट बॉडी में जितनी भी CO2 है वो सारी की सारी जो है हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म जो है हीमोग्लोबिन की वो अपने साथ बाइंड करेगा और उसको जो है वापस से ला के जो है लंग्स में जो है छोड़ देगा। ओके अब अगर मायोग्लोबिन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया भी कि मायोग्लोबिन की एक स्मॉल इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, इसके अंदर जो है बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, वन पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन को जो है हम ग्लोबिन भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नेम है मायोग्लोबिन। इसमें क्या होगा, एक हीम ग्रुप अटैच होगा। हीम ग्रुप जो हमने ये पढ़ा ये पूरा का पूरा क्या एक हीम ग्रुप है, इस पूरे हीम ग्रुप के साथ जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन लगी होगी तो वो हमारे पास बन जाएगा मायोग्लोबिन। बेसिकली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें नियर अबाउट 150 to 160 अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके आयरन जो है इन द फॉर्म ऑफ आयरन 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वो प्रेजेंट होगा सेंटर में। 4 पोरफायरिन नाइट्रोजन एटम जो है, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारे पास मायोग्लोबिन का, सेंटर में जो है आयरन 2, साइड में जो है हीम ग्रुप है कंप्लीट, जैसे हमने वहाँ पे हीम ग्रुप बनाया था सेम उसी तरीके से हीम ग्रुप है। टोटल 4 पायरोल रिंग अटैच है, बस इसमें हमने क्या कहा है कि साथ में जो है ये नॉर्मल हीम ग्रुप है, ये हमारे पास मायोग्लोबिन है। डिफरेंस क्या है दोनों में, इस केस में क्या एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी अटैच है। ये जो मैंने 5th पोजीशन पर अटैच किया है ये क्या है, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये जो अटैच है ये भी नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनी हुई है आयरन की। एक नाइट्रोजन एटम जो है ये वाली जो रिंग है, जैसे ये हमारे पास पायरोल रिंग है ऐसे ये वाली जो रिंग है इसका नेम होता है इमिडाजोल साइड रिंग, इसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। और जो पूरा ग्रुप लगा हुआ नीचे इसको बोल देंगे हम इमिडाजोल साइड चेन। ओके हिस्टिडीन बेसिकली हिस्टिडीन रेजिड्यू, इमिडाजोल रिंग या फिर साइड चेन ऑफ हिस्टिडीन यूनिट। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है यहाँ पे ये जो है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल फिक्सेशन में भी ऑक्सीजन के साथ। अब हमारे पास क्या है, जो हम मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मायोग्लोबिन में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास हीम ग्रुप अटैच है, आयरन 2 जो है सेंटर में बाइंड होगा और उसके साथ जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अटैच है। ओके अब सेकंड बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, फिर इस स्ट्रक्चर पे हम दोबारा से आएंगे। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, हीमोग्लोबिन जो है लार्ज प्रोटीन है, इसका जो है लार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन होगा, इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो होगा 64,500। इसके अंदर क्या है, देखो अगर हम सिंपली समझे मायोग्लोबिन के अंदर ये यूनिट प्रेजेंट है कंप्लीट। इस यूनिट में क्या है, एक हीम ग्रुप है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन है हैविंग 150 to 160 अमीनो एसिड्स। हीमोग्लोबिन के एक यूनिट के अंदर क्या होगा, ऐसे ऐसे 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि 4 मायोग्लोबिन यूनिट्स मिलके जो है हमारे पास एक हीम ग्रुप बनाते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 4 हीम ग्रुप्स जो है 4 प्रोटीन चेन के साथ जो है अटैच होंगे, इसको जो हम एक सब यूनिट बोलेंगे और ऐसी ऐसी जो है टोटल 4 सब यूनिट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। सिमिलर होंगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगी आपस में। बेसिकली जो 2 सब यूनिट्स होती हैं वो अल्फा चेन होती है 141 अमीनो एसिड्स की, अल्फा चेन ऑफ 141 अमीनो एसिड, एंड जो रेस्ट 2 हैं दीज आर बीटा चेन्स ऑफ 146 अमीनो एसिड।
4 सब यूनिट्स में से जो 2 सब यूनिट्स हैं वो तो अल्फा चेन, और जो 2 सब यूनिट्स है रिमेनिंग वो है बीटा चेन ऑफ 141 अमीनो एसिड एंड बीटा चेन ऑफ 146 अमीनो एसिड। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, उसे पेपर पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर चला जाएगा। बस आप जो है इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास जो है इस केस में मायोग्लोबिन के केस में एक ऐसा यूनिट अटैच है हीम ग्रुप विद अ पॉलीपेप्टाइड चेन, हीमोग्लोबिन के केस में क्या होगा, ऐसे 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे विद अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके अब जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है या फिर मायोग्लोबिन है, अगर हम दोनों की बात करें, इसमें जो आयरन है, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, देखो 1 2 3 4 एंड 5। इसमें जो है 4 नाइट्रोजन एटम जो पायरोल रिंग के प्रेजेंट है, और जो 5th पोजीशन है वहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रोटीन चेन लगा हुआ है। 6th पोजीशन जो है, जो 6th पोजीशन इसकी फ्री है, यहाँ पे आयरन 6 बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, वीकली बॉन्डेड वाटर प्रेजेंट होगा। एक्चुअल में अगर हम बात करें मायोग्लोबिन की एंड हीमोग्लोबिन की, इनको जो है हम बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन, बिकॉज अभी जो है इसमें 6th पोजीशन पे जो है वीकली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए जो है हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं डीऑक्सी। जब ये 6th पोजीशन जो है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की जगह जो है ऑक्सीजन आके ऑक्यूपाई कर लेगी इस पोजीशन को, तब हम इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन। इस तरीके से समझ में आया कि ये जो 6th पोजीशन है यहाँ पे जो है वीकली बॉन्डेड इस तरीके से वाटर प्रेजेंट होता है 6th पोजीशन पे। अगर जो है 6th पोजीशन पे जो है यहाँ से वाटर हट जाए और वाटर की जगह पे जो है ऐसे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, अब ये जो है स्ट्रक्चर, इसको हम बोल देंगे ऑक्सी मायोग्लोबिन, और ऐसे ऐसे 4 सब यूनिट्स होंगे, उसको बोल देंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली जो है ये हमारे पास जो है जनरल स्ट्रक्चर होगा। अब हम जो है रोल पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का जो है क्या रोल है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। ओके, रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। देखो जो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन है, मेन रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने बेसिकली लंग्स से टिश्यू में, और साथ के साथ जो है टिश्यू में से CO2 जो गैस है उसको भी जो है लंग्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कंप्लीट साइकिल है ये, देखो इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या होगा, लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन इनहेल होगी, ऑक्सीजन इनहेल होगी, फिर ये आगे जाके जो है मायोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगी, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा और ये चेंज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा और ये चेंज हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बाइंड करके ब्लड से ट्रैवल करेगा, आगे जाके जो है जब मसल्स के पास पहुंचेगा तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा और ये वापस से जो है हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसने ऑक्सीजन को रिलीज किया, मसल्स में क्या प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या करेगा, अब इस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ऑक्सी मायोग्लोबिन बना देगा। अब ये जो ऑक्सी मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को जो है स्टोर करके रखेगा, और जब इसकी रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ये जो है ऑक्सीजन दे देगा यहाँ पे। इस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ पे जो रिस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो मायोग्लोबिन क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई कर देगा। अब CO2 प्लस वाटर, मसल्स में CO2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज कर दी, यहाँ से मसल से जो है CO2 आएगी, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, फिर से CO2 एंड वाटर प्रेजेंट है, दोनों कंबाइन होकर बना देंगे यहाँ पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एसिड है, मैंने इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है, आयंस की फॉर्म में इसको कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा, H2CO3। किसका फॉर्मूला होता है, कार्बोनिक एसिड का। यहाँ पे जो एंजाइम फैसिलिटेट करेगा इस रिएक्शन को वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ओके, इस तरीके से जो CO2 है वो बाइंड होगी इसके साथ, वापस से वाटर बाहर निकल जाएगा और CO2 जो है एक्सहेल हो जाएगी। तो ये जो है कंप्लीट साइकिल है, किस तरीके से लंग्स में, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से मसल्स में जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगी लंग्स से लेके मसल्स तक, और CO2 जो है वो मूव करेगी मसल से लेके लंग्स तक। अगर हम लंग्स में बात करें, लंग्स में जो है पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो काफ़ी हाई होता है, नियर अबाउट 100 टोर, एंड मसल्स में जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये लो है, नियर अबाउट 20 to 30 टोर।
प्रेशर का क्या रोल है कि यहाँ पे जो है प्रेशर जो है लंग्स में हाई है, हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा और बाइंड होने के बाद जो है HbO2 में चेंज हो जाएगी। अगर हम लंग्स की बात करें, मसल्स की बात करें, मसल्स में आके जो है प्रेशर फिर से लो है, तो जो HbO2 है ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे टिश्यूज़ में चली जाएगी। फिर ये फर्दर यूज़ होगी मेटाबॉलिक फ्यूल्स के लिए, CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइनली CO2 जो है यहाँ से चल के वापस से जो है दोबारा से लंग्स में जो है एक्सेल हो जाएगी। ओके, तो ये जो है हमारे पास मेन रोल है मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन का। अब आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। अब जो हमारे पास जैसे हमने अभी देखा हीम ग्रुप जो है उसमें जो सेंट्रल आयरन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2। Fe+2 जो है 4 नाइट्रोजन एटम जो पोरफायरिन रिंग की है उनके साथ बाइंड है और जो 5th पोजीशन है वो ऑक्यूपाई की है प्रोटीन चेन ने। अब जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो 6th लिगेंड पे जो है कि बाउंड हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन भी क्या है, जो आयरन है Fe2 स्टेट में प्रेजेंट है वो जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा बिकॉज इसकी जो 6 पोजीशन जो है ऑक्यूपाई है, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो वो क्या करेगी, इसको जो है इस फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देगी। अगर हम क्या करें, प्रोटीन में से जो है हीम ग्रुप को रिमूव कर दें, जैसे ये है हमारे पास आयरन, इसके साथ टोटल 4 नाइट्रोजन, ये कंप्लीट नाइट्रोजन जो है एक हीम ग्रुप बनाती है, ऊपर ऑक्सीजन और नीचे ये प्रोटीन की अमीनो एसिड की चेन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस प्रोटीन चेन में से ये जो हीम ग्रुप है इस हीम ग्रुप को जो है रिमूव कर दें, उस केस में क्या होगा, हीम ग्रुप को रिमूव करने से क्या होगा, ये जो हमारे पास आयरन 2 है इसकी जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये ऑक्सीडाइज होके चेंज हो जाएगा Fe3 में। बेसिकली Fe इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन और ये Fe ये जो है डाइमर में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। इस डाइमर को हम बोलते हैं हेमेटिन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम जो है हीम ग्रुप को जो है प्रोटीन चेन से यहाँ से रिमूव कर दें तो उस केस में क्या होगा, अब जो ओपन हीम ग्रुप है इसके पास जो है कोई भी प्रोटेक्टिव पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट नहीं है और ऑक्सीजन में आने की वजह से क्या होगा, इसकी जो है ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन और ये जो है चेंज हो जाएगा डाइमर में। उस डाइमर को हम बोलते हैं हेमेटिन। ये कब होगा, जब अगर हमारे पास जो है इसमें से क्या हो, पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या हो, रिमूव हो जाए। तो इस केस में जो है हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन तो इसकी प्रिवेंट कर रही थी, ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, लेकिन अगर पॉलीपेप्टाइड चेन ही रिमूव हो जाएगी तो उस केस में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये जो है डाइमर में चेंज हो जाएगा। अब ये जो डाइमर है ये ऑक्सीजन कैरियर की तरह वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, मतलब कि जो इसका वर्क हो रहा था ऑक्सीजन का कैरियर का या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, वो वर्क जो है इस केस में नहीं होगा। तो जो पोरफायरिन आयरन है वो प्रोटेक्टेड है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चेन की जो प्रोटीन चेन प्रेजेंट है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, आयरन की जो है ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। मतलब कि क्योंकि इसका जो साइज़ है काफ़ी लार्ज साइज की पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये क्या है, किसी और इनकमिंग ग्रुप को जो है यहाँ पे अप्रोच नहीं करने देगी मेटल को। इसका साइज बड़ा होने की वजह से ये क्या है, खुद ही जो है उसके पाथवे को जो है ब्लॉक कर देगी। ऐसे ही जो ये ग्रुप चेन प्रेजेंट है ये जो है आयरन की सॉल्वेशन भी नहीं होने देगी। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जो है इस ग्रुप में पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है उस केस में तो क्या कि आयरन जो है फ्रीली +2 स्टेट में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता रहेगा। बट अगर हम यहाँ से इस चेन को रिमूव कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, ये बिकॉज ओपन है, नेक्ड हीम ग्रुप है, तो उस केस में जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इस वजह से जो है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। लेकिन अगर हम चाहें मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन को जो है हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट वो भी किसी पर्टिकुलर कंट्रोल्ड कंडीशन में। अगर इसकी जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगी, Fe2 पॉजिटिव चेंज हो जाएगा Fe3 में, तो उसको हम बोल देते हैं फिर मेट मायोग्लोबिन एंड मेट हीमोग्लोबिन।
बेसिकली अगर कभी देखो आप ड्राइड, अगर हम बात करें ब्लड जो है एकदम से बॉडी से निकले बाहर वो रेड कलर का होता है, लेकिन अगर वो थोड़ी देर सूख जाए, सूखने के बाद जो इसका कलर जो है ब्राउन कलर में चेंज होता है। वो इसी वजह से कि ब्लड की जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगी। स्टार्टिंग में जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से उसका रेड कलर है, लेकिन अगर उसकी जो है ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो है वो Fe2 से Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और इसीलिए जो है उसका जो कलर है वो रेड से जो है ब्राउन में चेंज हो जाता है। इसी वजह से जो ड्राइड ब्लड होता है वो क्या है, ब्राउन कलर का होता है। अब अगर हम बात करें डीऑक्सीमायोग्लोबिन की, डीऑक्सीमायोग्लोबिन की हमारे पास एक 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। ये आपके पास आयरन सेंटर में टोटल 4 नाइट्रोजन रिंग्स पायरोल रिंग की अटैच है, और जो 5th पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है वो प्रोटीन चेन में, इस तरीके से। आगे यहाँ पे जो है फर्दर लॉन्ग चेन अटैच है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीमायोग्लोबिन। अब जो डीऑक्सीमायोग्लोबिन है ये क्या है, 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज़ है। इसमें जो है आयरन 2 प्रेजेंट है, वो क्या होगा, हाई स्पिन स्टेट में होगा। Fe2 पॉजिटिव, इट इज़ प्रेजेंट इन हाई स्पिन। चारों की चारों पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन एटम ने, और जो 5th पोजीशन है उस पर जो है इमिडाजोल जो लिगेंड है हिस्टीडीन रेजिड्यू का वो प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उस केस में क्या है कि जो लिगेंड का फील्ड है वो वीक फील्ड है। उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है Fe2, ये हमेशा जो है हाई स्पिन होगा। और हाई स्पिन Fe की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, Fe2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2, Fe की होती है 4s0 हो जाएगा, Fe2 है ये क्योंकि। तो हाई स्पिन होने की वजह से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसे होगी, T2Z4 EZ2 लिखते हैं ना ये हम ऐसे। 5d ऑर्बिटल्स ये आगे जाके स्प्लिट हो जाते हैं T2Z ऑर्बिटल में एंड EZ ऑर्बिटल में। तो इस केस में हमारे पास जो है टोटल 6 है हाई स्पिन, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से मैंने लिखी कॉन्फ़िगरेशन ये T2Z4 EZ2 कि अगर हमारे पास जो है ये सिर्फ डीऑक्सीमायोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं कि 5 कोऑर्डिनेटेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होगा, जो वीक फील्ड लिगेंड फील्ड है वो वीक होगा, और यहाँ पे जो Fe2 पॉजिटिव है वो एग्जिस्ट करेगा हाई स्पिन स्टेट में, और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी T2Z4 EZ2। इसी की वजह से जो है यहाँ पे जो है हाई स्पिन स्टेट होने की वजह से आयरन और नाइट्रोजन का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि एक स्क्वायर होता है और एक ऊपर से एक्स्ट्रा कोई हमारे पास लिगेंड अटैच हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज हाई स्पिन स्टेट में प्रेजेंट है, रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होगी यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो ग्रुप होगा फिर ये जो है जो नाइट्रोजन आइटम ये वाली लगी हुई है ये बाहर लाई करेगी प्लेन से, और अरेंजमेंट जो है स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर 6th पोजीशन पे जो है आके ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, जब 6th पोजीशन पे आके ऑक्सीजन बाइंड होगी तो ये फिर से जो है स्क्वायर पिरामिडल जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगी कोप्लेनर में, इट बिकम्स कोप्लेनर। बिकॉज जब हमारे पास क्या होगा Fe2 के साथ जो है ऑक्सीजन आके कोऑर्डिनेट कर लेगा तो लिगेंड का जो फील्ड है वो फिर से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, अगर लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग हो, पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फिर वो ऊपर नहीं जाएंगे नीचे ही पेयर करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगी T2Z6, और इस केस में थी T2Z4 EZ2। T2Z6 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, और इसका जो नेचर था वो कैसा था, पैरामैग्नेटिक। एंड जो आयरन है वो यहाँ पे जो है कोप्लेनर हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेशन करने से की वजह से क्या हुआ कि जो अभी हमारे पास पोरफायरिन होल के अंदर जो आयरन जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज साइज बड़ा हो गया था, अब वो स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट में जाता, अब वो जो है वापस से जो है नीचे की साइड शिफ्ट होगा, और अरेंजमेंट जो है हमारे पास फिर से जो है कोप्लेनर अरेंजमेंट आ जाएगी। ओके, अब ये जो इसमें हम कहेंगे कि मोशन हो रहा है, ये जो मोशन है जिस वजह से कि ऑक्सीजन ने आके बाइंड किया, ऑक्सीजन के बाइंड आने से क्या हुआ कि आयरन जो है वो प्लेन के अंदर आ गया। इसको देखो जरा एक बार मैं बना के दिखाती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये देखो, ये हमारे पास पोरफायरिन रिंग है, और ये जो ऊपर से प्रोटीन चेन अटैच है। जब तक यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करा तो इसकी जो अरेंजमेंट होगी स्क्वायर पिरामिडल होगी, ये जो है इसके अंदर फिट नहीं आएगा। लेकिन प्रोटीन चेन की ट्रांसपोजिशन पे अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो आके बाइंड हो जाएगा तो इससे क्या होगा, ये जो है नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। इस मोशन की वजह से क्या है, ये जो प्रोटीन चेन प्रेजेंट है पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी, अब इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगी, और इस मोशन की वजह से जो मेन रिजल्ट होगा वो ये कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो है टोटल हमारे पास
टोटल 4 हीम्स ग्रुप अटैच है, तो एक ग्रुप के आयरन में का जो एक सब यूनिट है उसमें आयरन जो है प्लेन में आएगा, ऑक्सीजन को बाइंड करने की उसकी जो टेंडेंसी है उसकी वजह से क्या होगा, बाकी जो अदर हीम्स ग्रुप प्रेजेंट है उन सभी की भी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एफिनिटी का मतलब कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वो भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड हीम ग्रुप की भी, फिर सेकंड हीम ग्रुप की वजह से थर्ड की होगी और थर्ड की वजह से क्या होगा, फोर्थ की होगी। इसको हम सेकंड वे में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है यहाँ पे एक आयरन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा तो उसकी वजह से जो है मॉलिक्यूलर शेप चेंज होगी, और उस चेंज का इफेक्ट क्या होगा कि जो बाकी एडिशनल ऑक्सीजन है वो भी क्या होगा, ईजिली जो है यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी। कोऑपरेटिविटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर हीम ग्रुप to bind oxygen strongly influenced by whether or not the other heme groups in hemoglobin already possess oxygen ligand। मतलब कि कोऑपरेटिविटी का मतलब है कि अगर हमारे पास जो है एक हीम ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो उस बाइंड करने की वजह से क्या होगा, बाकी जो हीम ग्रुप्स है मॉलिक्यूलर मोशन होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो और हीम ग्रुप्स है उनकी जो टेंडेंसी ऑक्सीजन को बाइंड करने की वो इंक्रीज होगी, या फिर ये कहें कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है वो ईजियर हो जाएगी, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी। ये देखो, ये हमारे पास है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ये बाइंड होगी HbO2 में चेंज हो जाएगा। इसके लिए जो फोर्स कांस्टेंट होगा K1 वो होगा नियर अबाउट रेंज होगा 5 to 60। अब जैसे ही एक बाइंड होगा तो दूसरा जो है उसकी फैसिलिट ईजियर हो जाएगी बाइंडिंग। O2 इसके साथ एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होगा, देन थर्ड बॉटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इसके बाद फोर्थ। अगर हम बात करें तो K1 K2 ऐसे ऐसे ये जो वैल्यू है कांस्टेंट की ये क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी, और K4 की जो वैल्यू होगी वो नियर अबाउट 3000 to 6000 के बीच में जो है लाई करेगी। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फर्स्ट से लेके फोर्थ तो जाते जाते इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो क्या होगी, फैसिलेट होगी, ज़्यादा ईजिली जो है वो बाइंड कर पाएगा। ये थी हमारे पास कोऑपरेटिविटी। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन फंक्शन एंड कोऑपरेटिविटी। मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन अभी तो हम जितना भी पढ़ के आए हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या, कि वो क्या करेगा, हाई पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन को बाइंड करेगा लंग्स में, और उसको जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता हुआ जो है टिश्यू में ले जाएगा, वहाँ पे जो है इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा और वहाँ पे जो है मायोग्लोबिन को जो है ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा, और फिर कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन में। और लंग्स में जो है हमारे पास प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन के बाइंड करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा हैगी, और जैसे जैसे हम टिश्यूज़ तक पहुँचेंगे वहाँ तक पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है तो हीमोग्लोबिन की जो है बाइंड करने की टेंडेंसी कम होगी, तो वो जो है डिसोसिएट हो जाएगा, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर देगा मायोग्लोबिन को, और मायोग्लोबिन क्या है उसको फर्दर जो है स्टोर करके रखेगी ऑक्सीजन को, और फर्दर जब रिक्वायरमेंट होगी उस ऑक्सीजन की नीड है तो उसको जो है आगे ट्रांसपोर्ट करेगी। अब अगर हम पढ़ें हीमोग्लोबिन में जो है हमारे पास टोटल 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट है, लेकिन मायोग्लोबिन के अंदर क्या है, एक हीम ग्रुप प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल, मतलब कि जो बॉन्डिंग होगी यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर वो सिमिलर होगी हीमोग्लोबिन की तरह। लेकिन इस केस में जो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा जो है सिंपलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बाइंड होना है। हीमोग्लोबिन की केस में क्या है, टोटल 4 ऑक्सीजन बाइंड हो रही थी। अगर हम मायोग्लोबिन के लिए लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Mb+O2 MbO2, बस ये इतना ही होगा, क्योंकि इस केस में क्या है, एक ही हमारे पास सब यूनिट प्रेजेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K = MbO2 कंसनट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और इसको ऑक्सीजन को जो है हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे प्रेशर से, जो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे थे P से। P क्या है, इसका इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे जो है एक हम न्यू टर्म ड्राइव करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। थीटा जो है क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास मायोग्लोबिन है उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन
प्रेजेंट एज MbO2 की कितनी जो मायोग्लोबिन है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, और टोटल कंसंट्रेशन टोटल कितनी है, फ्री मायोग्लोबिन प्लस बाइंड जो मायोग्लोबिन है। ओके, फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेशियो किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन प्रेजेंट एज MbO2 टू द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, K इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अगर हम दोनों इक्वेशन को जो है सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इससे जो है हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, K इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा इंटू पी। और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ले, KP डिवाइडेड बाई 1 प्लस KP। इसके लिए जो है हमारे पास एक कर्व आता है, ये जो इक्वेशन हमने निकाली इसके लिए कर्व ड्रॉ करेंगे। इधर है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टोर, एंड इस साइड है परसेंटेज सैचुरेशन। अगर बात करें ऐसे, यहाँ पे 0 है, सपोज 20, 40, 60 एंड 80। सिमिलर वे में इधर ले ले 20, 40। तो इसमें जो है अगर हम दोनों के लिए कर्व ड्रॉ करते हैं, ये हल्का सा ऐसे जाएगा कर्व फॉर्म में। ये जो कर्व मैंने ड्रॉ करा ये होगा हीमोग्लोबिन के लिए कर्व, ऐसे ही मायोग्लोबिन का कर्व, ये डॉटेड वाला जो दिखा रही है मायोग्लोबिन का है। ये जो पॉइंट है ये कहाँ का पॉइंट है, इन लंग्स। लंग्स में आते आते तक जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो डाउन हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो हाईएस्ट वैल्यू जा रही है ये होगी एट मसल्स। ये हमने डिफाइन करा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और इस साइड है हमारे पास परसेंटेज सैचुरेशन। कर्व से हमें इसे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हमारे पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करेगी, और हाई पार्शियल प्रेशर पे क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, सारी की सारी जो बाइंडिंग साइट है वो क्या होगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि मायोग्लोबिन जो है उस केस में क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा। इसमें जो है हम एक प्रेशर डिफाइन करते हैं एट अ प्रेशर ऑफ 2.8 टोर। 2.8 टोर प्रेशर पे क्या होता है कि जो MB है वो हाफ सैचुरेटेड होगा विद ऑक्सीजन, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 0.5 एट P हाफ। इसको जो है अगर हम इस वाले रिलेशन में पुट करें जो भी हमने निकालना, K इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा इंटू P हाफ। थीटा की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5 P हाफ। तो K इज इक्वल टू, यहाँ से K की वैल्यू निकाले 1 डिवाइडेड बाई P हाफ। 0.5 आएगा, 1 माइनस 0.5, 0 से 0.5 कैंसिल, 1 और डिवाइड में आ जाएगा P हाफ। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P हाफ इज इक्वल टू 1 बाई K, दोनों एक ही बात है। ये क्या है कि अगर हमारे पास 0.5 का मतलब हो गया 50% सैचुरेशन पे जो K है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा पार्शियल प्रेशर के। हीमोग्लोबिन के अंदर ये तो हमने बात की मायोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन के अंदर जो है ऐसे सच 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, जो फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन हम ये निकाल रहे हैं, जैसे मायोग्लोबिन के केस में हमने कैसे निकाली, थीटा इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाई 1 प्लस KP। हीमोग्लोबिन के केस में थीटा इज इक्वल टू KP रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस KP रेज टू पावर n, और n यहाँ पे कितना है 2.8। एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी n की वो डिपेंड करेगी बेसिकली pH के ऊपर। इसमें जो हमारे पास हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कर्व है HbO2, इसकी जो शेप है इस शेप को हम बोलते हैं सिग्मोइडल शेप। सिग्मोइडल का मतलब कि कुछ कुछ जो है एस के जैसी शेप होगी इसकी। हीमोग्लोबिन कर्व जो होगा वो सिग्मोइडल शेप का होगा, लेकिन जो मायोग्लोबिन वाला कर्व है वो सिंपल हाइपरबोलिक टाइप कर्व होगा। हाइपरबोलिक का कर्व इस तरीके से जाता है, इस तरीके का हीमोग्लोबिन का होगा, मायोग्लोबिन का जो होगा इस तरीके से एस शेप में, पर्टिकुलरली जो है पूरा ये एस की शेप बन रही होगी, ऐसे ऐसा जो है ये इसका कर्व होगा।
और जो शेप है हीमोग्लोबिन की, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो है ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा ऑक्सीजन की डिलीवरी को टिश्यूज़ में, कि टिश्यू में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वहाँ पे डिलीवर हो। ओके तो ये था हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में और उसकी कोऑपरेटिविटी की किस तरीके से जो है वहाँ पे कोऑपरेटिविटी होगी। हीमोग्लोबिन के केस में क्या होगा, बस बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मायोग्लोबिन के केस में जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, सिंपल होगा। ओके ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।